की ये हालत है, मध्य प्रदेश की हालत है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, और हमारे प्रदेश में भी 16 फरवरी को 60 केसेस थे, जो बढ़ते बढ़ते पिछले 15 दिन का ट्रेंड है। 21 तारीख को 476 से थे और ये लगातार ट्रेंड 15 दिन का मेरे पास है। कल जो पॉजिटिव केसेस आए वो 1729 हो गए। 10 से ज़्यादा ज़िले, 50 से ज़्यादा जहाँ संक्रमित हैं लोग। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में कहीं कम और कहीं ज़्यादा ये पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को 70% RT-PCR टेस्ट करने हैं। आप जानते हैं राजस्थान तो पहले से ही 100% RT-PCR टेस्ट कर रहा है। अभी हमारी कैपेसिटी 70,000 टेस्ट पर डे की है। आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ा के 1 लाख करेंगे। इसके लिए काम शुरू हो गया है और जो इक्विपमेंट है वो मंगाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। एक SOP कल जारी की गई है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले भी कि लॉकडाउन हम नहीं लगाना चाहते हैं। लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब लॉकडाउन भी नहीं लगाएं और सख्ती भी नहीं करें तो ये बढ़ते हुए केसेस को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए कल जो SOP जारी हुई, जो आज समाचार पत्रों में भी पूरी आई है, उस SOP के माध्यम से राजस्थान में हम इस संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। जो बाहर से आने वाले यात्री हैं इंटरस्टेट, चाहे वो स्वयं के वाहन से आ रहे हों, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आ रहे हों, चाहे इंटरस्टेट बस के माध्यम से आ रहे हों, चाहे वायुयान से आ रहे हों, सब लोगों को 72 घंटे की लेटेस्ट RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य किया गया है। और जो नहीं लाएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन होम आइसोलेशन में रखेंगे। अगर वो होम आइसोलेशन में जो प्रोटोकॉल हमने तय किया है उसकी अनुपालना नहीं करेंगे तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। जिस ढंग से जिलों पर और उपखंड स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। राजस्थान ने 70 लाख वैक्सीन लगाई है अब तक कंट्री में। पहले 2 राज्यों में हम हैं, 2-3 राज्यों में। आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि 45 साल ऊपर के सभी लोगों को, जिनकी संख्या 2,09,00,000 है, हम वैक्सीनेट करें। और ये कम समय में करने के लिए 7 लाख डोज पर डे अगर राजस्थान में वैक्सीनेट हम कर पाते हैं तो हम समझते हैं कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। फिर भी वैक्सीन के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का मत है दूसरी डोज भी किसी के लग जाए तो भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड होगा। इसीलिए बार बार जोर दिया जा रहा है मास्क वैक्सीन से ज़्यादा कारगर है। आप मास्क लगा के रहें। जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भी प्रयास शुरू किए हैं। फाइन भी लगाना पड़ेगा तो फाइन भी लगाया जाएगा। लोग मास्क लगा नहीं रहे, ये मान रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद कोविड का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन ये खतरा पहले से ज़्यादा भयावह स्थिति में सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में जो तस्वीर आई है वो इस संक्रमण की खतरनाक तस्वीर आई है, पूरे कंट्री में भी। इसलिए प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि जो SOP राजस्थान सरकार ने जारी की है उसकी अनुपालना करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं,
2 गज की दूरी बना के रखें और समूह में एकत्रित नहीं हो। बाकी एसओपी में सारी चीज़ लिख रखी है। इसके अलावा अभी 3 जगह बाई इलेक्शन चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक प्रदेश में 4 जगह बाई इलेक्शन, 4 जगह बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन 4 में से 3 जगह निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा और कोई कारण नहीं दे रहा है कि चौथी जगह आपको चुनाव क्यों नहीं करा रहे। निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीन आसाम के अंदर एक प्रत्याशी के गाड़ी में मिल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बगल में मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री दूसरी जगह वोटिंग हो रही है और अपील कर रहे हैं। मतलब एक ज़माना था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, निर्वाचन आयोग अगर हाथ का सिंबल कहीं दिखता था उसको ढकवाने की बात करते थे। ये जो सड़कें थी जिनमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी रहती थी, उन फोटो को ढकने का काम करते थे। ये शिलालेख जितने भी होते थे उद्घाटन के, उनको कवर करने की बात होती थी। आज निर्वाचन आयोग इन सब चीज़ों पे मौन क्यों है? फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, इसकी बात करना बेमानी है आज की तारीख में। और जिस ढंग के हालात यहां हो रहे हैं, गंगापुर से बेंगलोर तक रगड़ कर रख देंगे, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। साड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां के प्रत्याशी पितलिया जो निर्दलीय है के रूप में फार्म भरा, उनको कह रहे हैं रगड़ के रख देंगे। कहां तक? गंगापुर से लेके बेंगलोर तक। और अगर जीत करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो क्या हम छोड़ देंगे? 3 तारीख नामांकन वापसी की निकल जाने दो, उसके बाद क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं होगी उनके दिल में। इतने खतरनाक तरीके से, और सारे अखबारों में छप रहा, निर्वाचन आयोग कुछ इसका प्रसंज्ञान नहीं ले रहा है। ये कहा जा रहा है सरेआम कि टक्कर में ही नहीं बीजेपी, तीसरे नंबर पे है। टक्कर किसके है? निर्दलीय प्रत्याशी के और कांग्रेस पार्टी के। ये भी ऑडियो में है। फिर लालच की बात भी आ जाती है कि आपको सतीश जी से बात हो गई, प्रदेश स्तर में एडजस्ट करेंगे, अगर यहां नहीं हो पाया तो अरुण सिंह जी से बात करेंगे, आपको दिल्ली में सम्मानजनक स्थिति में कहीं एडजस्ट करेंगे। अब एक बात बताइए, कर्नाटक के राजस्व मंत्री है आर अशोका, और एक हमारे एमएलसी हैं जो राजसमंद के रहने वाले हैं, लहर सिंह, वो कर्नाटक में एमएलसी हैं। उन्होंने क्या हाल किया पितलिया के परिवार का? सारी दुकानें जो प्रतिष्ठान थे उन पे ताले लगा दिए, वहाँ पुलिस भेज दी, महिलाओं को डराया धमकाया गया, उसके परिवार को मजबूर किया गया, और वो यहाँ आए सारे जने और ये कहा कि हम रेल की पटरी पे कूद के आत्महत्या कर लेंगे, नाम वापस ले, नहीं तो ये कारोबार ख़त्म कर देंगे। क्या हाल है ये? और ये जो ऑडियो आज वायरल हुआ उसमें क्या कह रहे हैं वो? अमित शाह जी की नज़र है। एक पिक्चर देखी थी शोले, 50 मील के एरिए में अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे गब्बर आ जाएगा। ये देश के गृह मंत्री है या गब्बर सिंह है बीजेपी? ये तो बताओ कम से कम, जिसके नाम से इतना खौफ का वातावरण बनाया जा रहा, जिनके कंधों पर देश में अमन और चैन की जिम्मेदारी है, कानून और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उस चेहरे को हम नहीं करें। हम कहते तो कहते राजनीति कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की नज़र है, मतलब अमित शाह गब्बर सिंह बना दिए गए, धमकी दी जा रही है उनके नाम की। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई पहलू हो नहीं सकता। किस तरह के चुनाव करवा रहे हैं निर्वाचन आयोग? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको तो अटैक कर ही रहे थे, हमारे पर तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का प्रहार हो ही रहा था। अब बीजेपी को ही नहीं बख्श रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का है, खुद ही कह रहे हैं वो।
और बीजेपी छोड़ के बागी बना है, तो विचारधारा तो बीजेपी की है। अब आप बताइए इन्होंने किस तरह का बयान दिया इस ऑडियो के अंदर। दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद में हमने मजबूरी में टिकट दिया है। अब बीजेपी को खुलासा करना चाहिए कि वो कौन सी मजबूरी है। एक मजबूरी में दिया हुआ टिकट है राजसमंद, ये खुद स्वीकार कर रहे हो। और कोई प्रचार में पोस्टर देख लो, बैनर देख लो, कोई वसुंधरा राजे जो 2 बार इनकी मुख्यमंत्री रही है उनकी फोटो नहीं है, ना वो कोई प्रचार में गई है। इतने फार्म भरवाए गए, कटारिया जी गए, सतीश पूनिया जी गए, अरुण सिंह जी गए, गजेंद्र सिंह जी गए, लेकिन वसुंधरा जी नहीं गई। हम पे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है, हमारे तो सारे नेता साथ थे। बीजेपी आज ये दावा नहीं कर सकती राजस्थान में कि हम अनुशासित पार्टी हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है, और जिस ढंग से वो खुद मान रहे हैं कि जिसको हमको टिकट नहीं देना था उसको मजबूरी में हमको टिकट देना पड़ा, ये हालत है। और क्या हो रहा है, 22 जवान शहीद हुए कल नक्सली हमले में, 14 के करीब घायल हुए। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री, कहाँ है रक्षा मंत्री, कहाँ है गृह मंत्री? वोटों की खेती पका रहे हैं, फुर्सत नहीं है। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, कोई जवाब है इनके पास? जिस तरह के हालात वहाँ बन गए हैं, उन हालातों पे नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? आज सेंट्रल सीआरपीएफ के 14 जवान, पुलिस के 8 जवान, आज उनकी आहुति हुई है देश के लिए, वो शहीद हुए और उनको फुर्सत नहीं है। अब आप बताइए, बार बार सार्वजनिक मंचों पर गुलाब चंद कटारिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, सरकार गिराएंगे। अभी भी उन्होंने सारी नामांकन की रैलियों में, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला के, हालांकि उनकी भाषा का नियंत्रण उनके आपे से बाहर हो जाता है, अबे तबे करने लग जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सरेआम सरकार गिराएंगे। तो ये भी स्पष्ट कर दो कि ये भी अमित शाह के इशारे पे कर रहे हो कि आप सरकार गिराने की बात फिर कर रहे हो। तो आपका लोकतंत्र में यकीन कहाँ है? एक तरफ आप धमकी से उम्मीदवार का पर्चा वापस करवा रहे हो, उसके परिवार को दहशत में ला रहे हो, दूसरी तरफ सरकार गिराने की बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र का तमाशा बना के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है, और निर्वाचन आयोग खामोश है। ये चिंता की बात है। देश में आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पतन हो चुका है, या वो अर्थहीन हो गई है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा। निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीन आसाम के अंदर एक प्रत्याशी के गाड़ी में मिल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बगल में मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री दूसरी जगह वोटिंग हो रही है और अपील कर रहे हैं। मतलब एक ज़माना था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, निर्वाचन आयोग अगर हाथ का सिंबल कहीं दिखता था उसको ढकवाने की बात करते थे। ये जो सड़कें थी जिनमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी रहती थी, उन फोटो को ढकने का काम करते थे। ये शिलालेख जितने भी होते थे उद्घाटन के, उनको कवर करने की बात होती थी। आज निर्वाचन आयोग इन सब चीज़ों पे मौन क्यों है? फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, इसकी बात करना बेमानी है आज की तारीख में। और जिस ढंग के हालात यहाँ हो रहे हैं, गंगापुर से बेंगलोर तक रगड़ कर रख देंगे, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। साड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां के प्रत्याशी पितलिया जो निर्दलीय है के रूप में फार्म भरा, उनको कह रहे हैं रगड़ के रख देंगे। कहां तक? गंगापुर से लेके बेंगलोर तक। और अगर जीत करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो क्या हम छोड़ देंगे? 3 तारीख नामांकन वापसी की निकल जाने दो, उसके बाद क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं होगी उनके दिल में। इतने खतरनाक तरीके से, और सारे
में छप रहा, निर्वाचन आयोग कुछ इसका प्रसंज्ञान नहीं ले रहा है। ये कहा जा रहा है सरेआम कि टक्कर में ही नहीं बीजेपी तीसरे नंबर पे है। टक्कर किसके है? निर्दलीय प्रत्याशी के और कांग्रेस पार्टी के। ये भी ऑडियो में है। फिर लालच की बात भी आ जाती है कि आपको सतीश जी से बात हो गई, प्रदेश स्तर में एडजस्ट करेंगे, अगर यहां नहीं हो पाया तो अरुण सिंह जी से बात करेंगे, आपको दिल्ली में सम्मानजनक स्थिति में कहीं एडजस्ट करेंगे। अब एक बात बताइए, कर्नाटक के राजस्व मंत्री है आर अशोका, और एक हमारे एमएलसी हैं जो राजसमंद के रहने वाले हैं, लहर सिंह, वो कर्नाटक में एमएलसी हैं। उन्होंने क्या हाल किया पितलिया के परिवार का। सारी दुकानें जो प्रतिष्ठान थे उन पे ताले लगा दिए, वहाँ पुलिस भेज दी, महिलाओं को डराया धमकाया गया, उसके परिवार को मजबूर किया गया, और वो यहाँ आए सारे जने और ये कहा कि हम रेल की पटरी पे कूद के आत्महत्या कर लेंगे, नाम वापस ले, नहीं तो ये कारोबार ख़त्म कर देंगे। क्या हाल है ये? और ये जो ऑडियो आज वायरल हुआ उसमें क्या कह रहे हैं वो, अमित शाह जी की नज़र है। एक पिक्चर देखी थी शोले, 50 मील के एरिए में अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे गब्बर आ जाएगा। ये देश के गृह मंत्री है या गब्बर सिंह है बीजेपी? ये तो कम से कम, जिसके नाम से इतना खौफ का वातावरण बनाया जा रहा है, जिनके कंधों पर देश में अमन और चैन की जिम्मेदारी है, कानून और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उस चेहरे को हम नहीं करें। हम कहते तो कहते राजनीति कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की नज़र है, मतलब अमित शाह गब्बर सिंह बना दिए गए, धमकी दी जा रही है उनके नाम की। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई पहलू हो नहीं सकता। किस तरह के चुनाव करवा रहे हैं निर्वाचन आयोग। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको तो अटैक कर ही रहे थे, हमारे पर तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का प्रहार हो ही रहा था। अब बीजेपी को ही नहीं बख्श रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का है, खुद ही कह रहे हैं वो, और बीजेपी छोड़ के बागी बना है, तो विचारधारा तो बीजेपी की है। अब आप बताइए इन्होंने किस तरह का बयान दिया इस ऑडियो के अंदर। दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद में हमने मजबूरी में टिकट दिया है। अब बीजेपी को खुलासा करना चाहिए कि वो कौन सी मजबूरी है। एक मजबूरी में दिया हुआ टिकट है राजसमंद, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं वो। और कोई प्रचार में पोस्टर देख लो, बैनर देख लो, कोई वसुंधरा राजे जो 2 बार इनकी मुख्यमंत्री रही है, उनकी फ़ोटो नहीं है, ना वो कोई प्रचार में गई है। इतने फार्म भरवाए गए, कटारिया जी गए, सतीश पूनिया जी गए, अरुण सिंह जी गए, गजेंद्र सिंह जी गए, लेकिन वसुंधरा जी नहीं गई। हम पे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है, हमारे तो सारे नेता साथ थे। बीजेपी आज ये दावा नहीं कर सकती राजस्थान में कि हम अनुशासित पार्टी हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है, और जिस ढंग से वो खुद मान रहे हैं कि जिसको हमको टिकट नहीं देना था उसको मजबूरी में हमको टिकट देना पड़ा, ये हालत है। और क्या हो रहा है? 22 जवान शहीद हुए कल नक्सली हमले में, 14 के करीब घायल हुए। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री, कहाँ है रक्षा मंत्री, कहाँ है गृह मंत्री? वोटों की खेती पका रहे हैं, फुर्सत नहीं है। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, कोई जवाब है इनके पास? जिस तरह के हालात वहाँ बन गए हैं, उन हालातों पे नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? आज सेंट्रल सीआरपीएफ के 14 जवान, पुलिस के 8 जवान, आज उनकी आहुति हुई है देश के लिए, वो शहीद हुए, और उनको फुर्सत नहीं है। अब आप बताइए, बार बार सार्वजनिक मंचों पर गुलाब चंद कटारिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, सरकार गिराएंगे। अभी भी उन्होंने सारी नामांकन की रैलियों में, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला के, हालांकि उनकी भाषा का नियंत्रण उनके आपे से बाहर हो जाता है, अबे तबे करने लग जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सरेआम सरकार गिराएंगे। तो ये भी स्पष्ट कर दो
कि ये भी अमित शाह के इशारे पे कर रहे हो कि आप सरकार गिराने की बात फिर कर रहे हो। तो आपका लोकतंत्र में यकीन कहाँ है? एक तरफ आप धमकी से उम्मीदवार का पर्चा वापस करवा रहे हो, उसके परिवार को दहशत में ला रहे हो, दूसरी तरफ सरकार गिराने की बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र का तमाशा बना के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है और निर्वाचन आयोग खामोश है। ये चिंता की बात है। देश में आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका पतन हो चुका है या वो अर्थहीन हो गई है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा। आपको पूछना कुछ? वैक्सीनेशन को लेकर पहले आपने एक बार कहा था कि केंद्र की जो सरकार है वो पर्याप्त मात्रा में डोजेस नहीं भेज रही है, और आपने आज कहा कि 7 लाख वैक्सीन की जरूरत है डेली। अगर 45 से ऊपर के लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करना है तो अभी की क्या स्थिति है? क्या कॉपरेशन दिखा रही है केंद्र की? देखिए, जब मैंने बयान दिया था उस वक्त हमारे पास 4,40,000 वैक्सीन बची हुई थी और हम 2.5 लाख के करीब पर डे लगा रहे थे। 2 दिन की भी वैक्सीन नहीं थी। हमारे उस बयान के बाद में और हमने जो बात की केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी से और हमारे जो डॉक्टर पाल हैं नीति आयोग के, उसके बाद उन्होंने 3 की डोजेस बढ़ाई। अभी हमारे पास स्टॉक में 25 लाख वैक्सीन है, तो 7-8 दिन की वैक्सीन हमारे पास है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि भारत सरकार को भी ये चाहिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन बढ़ा है कोरोना महामारी का संक्रमण तेज होने के बाद, जिस तरह से अन्य राज्यों में बढ़ा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी बराबर वैक्सीन की सप्लाई भारत सरकार करती रहे। ये हमारा टारगेट है कि हम 7 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार हमको नियमित रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराती रहे। अभी हमारे पास 7 दिन का स्टॉक है। आपने कहा कि कोरोना के मामले बढ़े हैं, पर ये माना जा रहा है कि पहले के मुकाबले सिवियरिटी जो है मामलों की वो कम हुई है, जिसकी वजह से अस्पतालों पर उतना बोझ नहीं है। तो क्या ये आंकलन सही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या सिवियरिटी ऑफ केसेस कम हुए हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, क्या स्थिति? नहीं, मैंने कहा कि दूसरा डोज जो लगा लेते हैं वैक्सीन का, उसके बाद जीवन को खतरा नहीं रहता। उसके बाद भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीवन को खतरा नहीं रहता। अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उसके लिए तो खतरा उतना ही है। आज हमारा RUHS जहाँ 15-20 मरीज रह गए थे, आज 170-75 के करीब पार कर गया वहाँ भर्ती मरीज। तो राजस्थान में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड सुरक्षित रखने की बात है। जो कवायद हमने पिछले 1 साल में की है, हमको दोबारा उसी आना पड़ रहा है।